हेलो स्टूडेंट, टीजीटी आर्ट क्लास में आप सबका स्वागत है। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे। तो आज आप लोगों के लिए टॉपिक लेके आए हैं राजस्थानी शैली से। तो इसके मैंने 4 पार्ट करा दिए हैं, ये इसका 5th पार्ट है। तो जिसने नहीं देखे हैं तो आप लोग उसको ज़रूर वॉच करिए। और इसमें रह गया था हमारा हड़ौती शैली रह गया था, उसकी उपशैलियाँ भी रह गई थी, और ढूंढार शैली और उसकी उपशैलियाँ को आज के वीडियो में हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो ये आज पूरा टॉपिक ख़त्म हो जाएगा। फिर इसके बाद हम इसके MCQ करा देंगे पूरा राजस्थानी शैली का। ठीक है, तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं आज की। हड़ौती शैली, अगर वंश पूछा जाए तो हाड़ा वंश हो जाएगा। और इसकी उपशैलियाँ कौन कौन सी हैं? बूंदी शैली, कोटा शैली और झालावाड़ शैली हो जाएगी। ठीक है, बूंदी शैली के बारे में पढ़ते हैं। बूंदी राज की स्थापना राव देव जी ने की थी। बूंदी राज की स्थापना किसने की थी? तो राव देव जी ने की थी। राव देव के बाबा का नाम बूंदा था। राव देव के बाबा का नाम क्या था? बूंदा था। इन्हीं के नाम पर इसका नाम बूंदी पड़ा। तो इनका नाम क्या था? बूंदा था। इन्हीं के नाम पर इसका नाम क्या था? बूंदी पड़ा। अगर टाइम पूछा जाए तो 1342 हो जाएगा, 1342 हो जाएगा। राव सुरजन के समय बूंदी शैली को प्रोत्साहन मिला। राव सुरजन के समय बूंदी शैली को प्रोत्साहन मिला। और अगर डेट पूछा जाए तो 1554 हो जाएगा, 1554 हो जाएगा। बूंदी के राजा राव देव ने 1342 ईस्वी में बूंदी को बसाया था। अगर ये पूछा जाए कि बूंदी के राजा राव देव ने किस सन में बसाया था तो 1342 हो जाएगा। किसने बसाया था? तो राव देव ने बसाया था। बूंदी शैली पर दक्षिणी प्रभाव स्पष्ट दिखाई देता है। जो दक्षिणी का प्रभाव है वो बूंदी शैली पर स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ता है। राव उम्मेद सिंह ने 1748 ईस्वी में बूंदी शैली को स्वतंत्र कर दिया था। मतलब कि जो राव उम्मेद सिंह थे उन्होंने 1748 ईस्वी में बूंदी शैली को स्वतंत्र कर दिया था, मतलब स्वतंत्र आज़ाद कर दिया था। आगे देखते हैं। राव उम्मेद सिंह का जंगली सुअर का शिकार करते हुए बूंदी शैली का जो चित्र है वो उत्कृष्ट चित्र माना जाता है। राव उम्मेद सिंह का जंगली सुअर का शिकार करते हुए पूछा जाए कहाँ का चित्र है तो ये बूंदी शैली का। सन पूछा जाए तो 1750 हो जाएगा, 1750 ईस्वी का है। बूंदी शैली में स्नान के दृश्य प्रसिद्ध हैं। अगर ये पूछा जाए कि स्नान के दृश्य किस शैली के प्रसिद्ध हैं राजस्थानी शैली में पूछा जाए तो वो ऑप्शन के हिसाब से राजस्थानी शैली सारा दिया होगा, जैसे कोटा शैली, बूंदी शैली, अलवर शैली या फिर हड़ौती शैली, और भी चीज़ें उसमें ऑप्शन में कुछ भी दे सकते हैं। तो आप लोगों को बूंदी शैली टिक लगाना है। बूंदी शैली की रंग योजना कैसी है? तो चटकीली है। कैसी है? चटकोली बोलिए, चटकीली बोलिए। ठीक है, आगे देखते हैं। ये देख लीजिए, ये क्या है? स्नान के दृश्य हैं जो बूंदी शैली के प्रसिद्ध हैं। ये सारे बूंदी शैली के चित्र हैं। ये कैसी है रंग योजना? ये चटकीली है। इसमें चटक रंग का प्रयोग किया गया है। बूंदी शैली के चित्रों का विकास, बूंदी शैली के चित्रों का विकास रागनी चित्रों से हुआ है। तो चित्रों का अगर विकास पूछा जाए तो कहाँ से हुआ है? तो रागनी चित्रों से हुआ है। इन चित्रों के आरंभिक उदाहरण रागमाला चित्रावली के भाग हैं। पहला आरंभिक उदाहरण राग दीपक का चित्र है जो भारत कला भवन वाराणसी में सुरक्षित है। कहाँ पर? भारत कला भवन वाराणसी में सुरक्षित है। दूसरा रागनी भैरवी का चित्र है। ये याद रखना है, जो अगर बूंदी शैली में पूछा जाए कि पहला कौन सा है तो राग दीपक आप लोगों को लगाना है टिक। दूसरा चित्र हो जाएगा रागनी भैरवी। ये दोनों चित्र अलग अलग हैं, आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है। पहला है राग दीपक, दूसरा है रागनी भैरवी का चित्र जो नगर पालिका म्यूजियम इलाहाबाद में सुरक्षित है। पहला चित्र क्या है? राग दीपक है। कहाँ सुरक्षित है? तो भारत कला भवन वाराणसी में सुरक्षित है। दूसरा कौन सा है? रागनी भैरवी का चित्र है जो कहाँ है? नगर पालिका म्यूजियम इलाहाबाद में सुरक्षित है। बूंदी शैली का एक संपूर्ण
क्या है, 12मासा है, जिसमें चैत्र से लेकर फागुन मास तक का चित्रण है। 12मासा होता है ऋतुओं से संबंधित चित्र, तो इसमें क्या है, चैत्र से लेकर फागुन मास तक का चित्रण है। ये हमारे हिंदी कैलेंडर के नाम होते हैं, चैत्र से लेकर फागुन मास तक का चित्रण है, किसमें, 12मासा में। सन 1660 ईस्वी से लेकर 1850 ईस्वी तक के बने चित्र संग्रह में रसिक प्रिया पर 7 चित्र बने हैं। अगर पूछा जाए रसिक प्रिया में कितने चित्र हैं, तो 7 बने हैं। सन 1660 हो जाएगा और 1850 ईस्वी तक के। केशव दास द्वारा रचित कवि प्रिया में 12मासा के दोहा व छंद लिखे गए हैं। तो क्या हो जाएगा, केशव दास का क्या है, रचित है कवि प्रिया है, उसमें 12मासा में क्या, दोहा और छंद लिखे गए हैं। आगे देखते हैं बूंदी शैली की विशेषता। बूंदी शैली की विशेषता आप लोगों को पता होनी चाहिए, क्योंकि एग्जाम में ये पूछा जाता है कि कौन सी शैली की कौन सी विशेषता है, तो खासकर आप लोगों को ये बहुत ही याद रखना है। बूंदी शैली में परवल के आकार के नेत्र बने हैं। परवल का मतलब होता है जैसे कि इस तरीके से खींच के आंखें बनाना, इसको बोलते हैं परवल आकार के नेत्र बने हैं। बूंदी शैली में स्त्रियां आकृति लंबी और छोटी नाक वाली बनाई गई हैं। स्त्रियां लंबी तो बनी हैं पर छोटी नाक कर दी गई है उनकी, तथा इन्हें काला लहंगा तथा लाल चुनरी पहने दिखाया गया है। लहंगा कैसा है, तो काला है, और चुनरी कैसी है, तो लाल दिखाई गई है। बूंदी शैली में इंद्रधनुष आकाश का चित्रण हुआ है। बूंदी शैली में इंद्रधनुष आकाश का चित्रण हुआ है। चित्रों में केले के वृक्ष की पंक्तियां अंकित की गई हैं। जो चित्र बने हैं उसमें ज़्यादातर आप लोग देखना, जितने भी बूंदी शैली के चित्र उसमें केले के वृक्ष हैं वो अधिकतर दिखाए गए हैं। रागमाला, 12मासा व नायका भेद चित्रकारों का प्रिय विषय रहा है। ये इसके प्रिय विषय रहे हैं बूंदी शैली के। चित्रों में नारंगी व हरे रंग की प्रधानता है। जो चित्र बने हैं उसमें क्या है, नारंगी व हरे रंग की प्रधानता है, इसको मुख्य रूप से दर्शाया गया है। बूंदी शैली का जन्म रागनी चित्रों से होता है, जैसे कि मैंने अभी बताया। बूंदी शैली का जन्म मतलब जो चित्र हैं वो कहाँ से, रागनी से हो जाएंगे। इसके चलिए महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं एक बार। बूंदी शैली में छतों पर शीशे की जड़ाई का कार्य हुआ है। शीशे की जड़ाई का कार्य हुआ है, कहाँ हुआ है, छतों पर हुआ है। कवि मतीराम द्वारा रचित ग्रंथ रसराज व ललित ललाम है। कवि मतीराम राजा भाव सिंह के दरबार में था। तो किसके दरबार में था, राजा भाव सिंह के दरबार में था। कौन से कवि, मतीराम। राजा छत्रसाल व राजा उम्मेद सिंह का काल बूंदी शैली का चरमोत्कर्ष काल था। चलिए आगे देखते हैं। ये देख लीजिए, ये बूंदी शैली का चित्र है और छत पर जड़ाऊ का काम हुआ है। यहाँ छत पर जड़ाऊ का काम हुआ है, ऐसे ये बूंदी शैली का ये चित्र है। ये देख लीजिए, नारंगी कलर का जो प्रधानता दी गई है बूंदी शैली में हाशिए में, वो ये है। ये चित्र है कृष्ण बांसुरी बजाते हुए बूंदी शैली का। बूंदी शैली के प्रमुख चित्रकार देख लेते हैं एक बार। सुरजन हो जाएंगे, अहमद अली हो जाएंगे, रामलाल हो जाएंगे, डोडिया और मोहन हो जाएंगे। बूंदी शैली के प्रमुख चित्र देख लेते हैं एक बार। ये बहुत ही जरूरी चित्र है। दूज का चांद देखते प्रेमी युगल, किसका है, मोहन द्वारा बनाया गया है। ये एग्जाम में बहुत आता है। राव उम्मेद सिंह सुअर का शिकार करते हुए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। महिलाएं चौपड़ खेलते हुए, स्त्रियां शिकार करते हुए, दौड़ते हाथी, हिंडोला रागनी, ये भी इम्पोर्टेंट है। कांटा निकालते हुए, प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम मुंबई में स्थित है। वैसे तो ये सारे के सारे चित्र आप लोगों को याद रखने हैं। ये चित्र है हाथी दौड़ते हुए, इसकी हांसी देख लीजिए। ये है चित्र प्रेमी युगल चांद को देखते हुए, जो मोहन के द्वारा बनाया गया है। आइए आगे देखते हैं। अब हम लोग देखते हैं कोटा शैली के बारे में पढ़ते हैं। तो बूंदी शैली कंप्लीट हो गया है। बूंदी से 32 किलोमीटर दूर यह नगर स्थित है। कितना, 32 हो जाएगा, 32। बूंदी के राजा राव समर सिंह के समय में चंबल के दाहिने किनारे पर भीलों का एक राज था। तो कहाँ था, चंबल के दाहिने किनारे पर भीलों का एक राज था, जिसका नेता कोटिया था। जिसका जो नेता था वो क्या था, कोटिया था।
इसी के नाम पर इस नगर का नाम कोटा पड़ा। तो नेता कौन था? कोट्या था। तो इसी के नाम पर इस नगर का नाम क्या पड़ा? कोटा पड़ा। आगे देखते हैं। 1952 ईस्वी के पश्चात कर्नल टी.जी. गेयर एडसन ने अपना निजी संग्रह विक्टोरिया म्यूजियम लंदन को भेंट किया। तो सन हो जाएगा 1952 ईस्वी के पश्चात कर्नल टी.जी. गेयर एडसन ने अपना निजी संग्रह, जो इनका खुद का संग्रह था, वो विक्टोरिया म्यूजियम लंदन को भेंट किया। तो उस संग्रह के कुछ चित्र बूंदी से कुछ भिन्न तर्ज पर पाए गए हैं। यहीं से कोटा शैली के बारे में प्रथम जानकारी प्राप्त हुई। तो क्या हुआ? उन चित्रों से कोटा शैली के बारे में प्रथम जानकारी क्या हुआ? प्राप्त हुई। कोटा शैली में चित्रकला की शुरुआत राजा राम सिंह के समय में होती है। अगर चित्रकला की शुरुआत पूछी जाए तो राजा राम सिंह के समय से होती है। यह शैली मुख्य रूप से शिकार चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। अगर कोटा शैली पूछी जाए किसके लिए प्रसिद्ध है, तो शिकार चित्र के लिए ये प्रसिद्ध है, और भित्ति चित्र के लिए भी प्रसिद्ध है। भित्ति चित्र और शिकार के लिए प्रसिद्ध है। कोटा शैली के उत्कृष्ट भित्ति चित्र झाला जी की हवेली, कोटा राजमहल तथा देवता जी की हवेली में देखने को मिलते हैं। ये जो सारे भित्ति चित्र हैं यहाँ देखने को मिलते हैं। चरमोत्कर्ष काल जो हो जाएगा वो राजा उम्मेद सिंह के समय हो जाएगा, और अगर टाइम पूछा जाए तो 17वीं से 18वीं हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। रागमाला के बहुत से चित्र गुमान सिंह के समय में बने, जिसे डालू राम ने बनाए थे। तो जो रागमाला के जो चित्र हैं, ज़्यादातर चित्र किसने बनाए? डालू राम ने बनाए। किसके समय बनाए? तो गुमान सिंह के समय बने। भीम सिंह के समय कृष्ण से संबंधित चित्रण हुआ है। अब इसके चित्रकार देख लेते हैं। डालू राम, नूर मोहब्बत और लक्षी राम। कोटा शैली की विशेषता देख लेते हैं एक बार। हाशिए कैसे बने हैं? तो लाल नीले रंग के हाशिए बने, पृष्ठभूमि हरे रंग की बनाई गई है। सर्वाधिक कजली स्याही का प्रयोग कोटा शैली में हुआ है। कजली स्याही से आप लोग समझते हैं क्या होता है? कजली स्याही होता है एक मतलब कि काले कलर से बिल्कुल काले डार्क कलर का चित्र बनाना। तो कजली स्याही का प्रयोग कोटा शैली में हुआ है। और आप लोगों को कमेंट में बताना है कजली स्याही और कहाँ पर प्रयोग हुआ है। यहाँ पर महिलाओं को भी शिकार करते हुए दिखाया गया है। महिलाओं को भी शिकार करते हुए दिखाया गया है। कहाँ पर? कोटा शैली में। अब हम लोग पढ़ते हैं झालवाड़ शैली। झालावाड़ा शैली के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। यद्यपि इस पर कोटा शैली का पूर्ण प्रभाव रहा है, मतलब कि इस पर कोटा शैली का पूरी तरीके से क्या है? प्रभाव रहा है। किस पर? झालावाड़ शैली पर। किंतु झालावाड़ चित्रों में कहीं कहीं अलग विशेषताएं दिखाई पड़ती हैं। इसी वजह से इसे अलग नाम दिया गया। अगर पूर्ण तरीके से कोटा शैली का प्रभाव है तो इसको अलग नाम नहीं दे सकते थे। जब इस पे देखा गया कि कुछ अलग से ही विशेषताएं हैं तो इस वजह से इसको एक अलग नाम दिया गया। आगे देखते हैं। ये देख लीजिए, ये कोटा शैली के चित्र हैं जिसमें हाशिए लाल रंग से बने हैं, और ये शिकार दृश्य का चित्र है जिसकी पृष्ठभूमि कैसी है? हरे रंग की है। ये देख लीजिए, ये कोटा शैली का चित्र है। शिकार करते हुए पृष्ठभूमि कैसी है? इसकी हरे रंग की है। ये चित्र देख लीजिए, थोड़ा ब्लर हो गया है। इसके हाशिए कैसे? नीले रंग के बने हैं। ये भी शिकार दृश्य का चित्र है। अब बात चल रही थी किसकी? झालावाड़ शैली की बात चल रही थी। इसकी स्थापना पूछी जाए तो मदन सिंह झाला ने की थी। स्वर्णकाल इसका हो जाएगा जालिम सिंह झाला के, इसका हो जाएगा स्वर्णकाल हो जाएगा। प्रमुख चित्र देख लेते हैं। राम दरबार कमरे के एक ताक में बना है। जो राम दरबार का चित्र है वो एक कमरे के ताक में बना है। कमरे में मिले जुले चित्र हैं तथा बेल बूटों का ज्यामिति अंकन उत्तम है। जो ज्यामिति अंकन है वो उत्तम है, वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा किया गया है। छत पर शीशों की जड़ाई का कार्य भी अत्यधिक लुभावना और सतरंगा है, मतलब कि बहुत ज़्यादा उसको लुभाने का मतलब आकर्षित करना, और सतरंगा मतलब कई तरीके जो कलर होते हैं उस तरीके से सतरंगा है। तो ये किसकी विशेषता है? ये झालावाड़ शैली की विशेषता है। आगे देखते हैं। कोटा के कलाकारों ने ही आकर इन भित्ति चित्रों को बनाया होगा।
झालावाड़ दरबार के निजी संग्रह में कुछ एक लघु चित्र मिलते हैं, मतलब इसमें लघु चित्र भी मिलते हैं। जो यहाँ पर ये जो चित्रकारी की गई है, तो ऐसा मानना है कि जो कोटा के कलाकार थे शायद उन्होंने ही आकर इन भित्ति चित्रों को बनाया होगा। अब हम लोग पढ़ते हैं ढूंढार शैली के बारे में, जिसका वंश हो जाएगा कछवाहा वंश। इसकी जो उपशैलियाँ वो हैं जयपुर, अलवर, उनियारा और शेखावटी। तो आप लोगों को एग्जाम में ये पता होना चाहिए, ये बहुत पूछा जाता है कि ढूंढार शैली है, इसके अंतर्गत कौन सी उपशैलियाँ आती हैं। तो जयपुर, अलवर, उनियारा और शेखावटी ये सब आती हैं। वंश कछवाहा वंश हो जाएगा। ढूंढ नामक राक्षस के कारण इसका नाम ढूंढार पड़ा। जो ढूंढ नामक राक्षस था उसके कारण इसका नाम ढूंढार पड़ा। ढूंढ नदी की भी इसके नामकरण का प्रमुख आधार मानी जाती है। जो ढूंढ नदी है उसका भी इसमें मतलब प्रभाव दिखाई देता है, इस वजह से इसको इसका आधार माना गया है। अब देखते हैं जयपुर शैली। पिंक सिटी जयपुर शैली को कहते हैं। जैसे कि पिंक सिटी है उसको सभी लोग जानते होंगे कि जयपुर शैली के नाम से जानी जाती है। जयपुर को भारत का पेरिस कहा जाता है और ब्लू सिटी के नाम से मारवाड़ शैली को कहते हैं, जाना जाता है। पिंक सिटी जयपुर हो जाएगा, ब्लू सिटी मारवाड़ शैली हो जाएगा, इतना आप लोगों को याद रखना है। स्थापना सवाई जयसिंह द्वितीय 18 नवंबर 1727 ईस्वी को की थी। तो किसने की थी स्थापना? सवाई जयसिंह द्वितीय ने की थी। डेट 18 नवंबर 1727 को की थी। जयपुर शैली का उद्भव एवं विकास 1700 से 1900 तक रहा है। ढूंढार शैली के नाम से जयपुर चित्रकला जानी जाती है। जयपुर को आमेर शैली विरासत में मिली थी। जयपुर शैली को क्या था? आमेर शैली क्या मिली थी? विरासत में मिली थी। जयपुर शहर का जो वास्तुकार है, ये आप लोगों को याद रखना है, वास्तुकार ये कौन है? तो विद्याधर भट्टाचार्य हो जाएंगे। कहाँ के? जयपुर शहर के वास्तुकार हो जाएंगे। कछवाहा राजवंशों ने अपनी राजधानी आमेर को बनाई थी। जो कछवाहा राजवंश है इन्होंने अपनी राजधानी किसको बनाया था? आमेर को बनाई थी, जो कि विरासत में मिली थी। सबसे पहला चित्र यशोधरा मान सिंह के समय बना हुआ है। ये विषय देख लेते हैं। बिहारी सतसई यशोधरा चरित्र, रागमाला, रामायण, महाभारत, भागवत गीता, गीत गोविंद का भी अंकन हुआ है। ये क्या है? ये प्रिय विषय है। जयपुर शैली पर जहांगीर तथा शाहजहां कालीन मुगल प्रभाव अधिक था। अगर ये पूछा जाए एग्जाम में कि जयपुर शैली पर कौन से मुगल शासक का प्रभाव अधिक था, तो आप लोगों को टिक लगाना है जहांगीर और शाहजहां। ब्लू पॉटी के नाम से क्या है? जयपुर प्रसिद्ध है। ब्लू पॉटी के नाम से जयपुर प्रसिद्ध है। रंग की बात करते हैं। प्राथमिक रंग, खनिज रंग, फ्रेस्को पूनो तथा टेम्परेरा विधि में चित्रण हुआ है। हवा महल का निर्माण जो है, जो सवाई प्रताप सिंह ने कराया। वास्तुकार इसके लालचंद हो जाएंगे। चलिए आगे देखते हैं। अब इसका देखते हैं स्वर्णकाल। सवाई राजा प्रताप सिंह का समय इसका क्या है? स्वर्णकाल है। किसका? जयपुर शैली का। इस शैली पर यूरोपीय भित्ति चित्रण का भी प्रभाव पड़ा है। मतलब कि जो यूरोपीय भित्ति चित्रण है इस शैली पर उसका भी प्रभाव दिखाई देता है। जयपुर शैली के चित्रकार देख लेते हैं। शाही राम लाल, मोहम्मद शाह, बिहारी लाल। अब जयपुर शैली के चित्र एक बार पढ़ते हैं। गोवर्धनधारी रसमंडल जो कि एक भित्ति चित्र है। चित्रकूट में भरत मिलाप जो कि कहाँ है? राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में सुरक्षित है। महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं। आदमकद व्यक्ति चित्र बने हैं, इनको साहिब राम बनाता था। कौन बनाता था? तो साहिब राम बनाता था और ये जयपुर का फेमस चित्रकार भी है। जयपुर में आमेर की छतरी, बैराट की छतरी, रेनवॉल की छतरी में भित्ति चित्रण मिलता है। ईश्वर सिंह स्वयं एक तांत्रिक थे। इन्होंने ईशरलाट सिटी पैलेस बनवाया था। क्या थे ये? स्वयं में एक तांत्रिक थे। इन्होंने ईशरलाट सिटी पैलेस बनवाया था। ये कागज़ पर फूलों व बेल बूटों की जालियां काटा करते थे। ये बेल बूटों की जालियां काटा करते थे। सवाई माधो सिंह प्रथम है, मोती व मड़ियों को चिपकाकर मणि कुट्टम चित्रण को बढ़ावा दिया। किसने दिया? सवाई माधो सिंह ने दिया।
सवाई प्रताप सिंह के दरबार में 50 से अधिक कलाकार कार्य करते थे। ये स्वयं ब्रजनिधि नाम से कविताएं किया करते थे। क्या थे? सवाई प्रताप सिंह के समय दरबार में 50 से अधिक क्या थे? कलाकार कार्य करते थे। ये स्वयं ब्रजनिधि नाम से कविताएं किया करते थे। इन्होंने हवा महल और प्रीत महल का निर्माण कराया था। हवा महल और प्रीत महल का निर्माण कराया था। चलिए आगे देखते हैं। सवाई राम सिंह द्वितीय ने 1857 ईस्वी में महाराजा स्कूल ऑफ आर्ट को मदरसा ए हुनरी के नाम से स्थापित कराया था। तो किसने कराया था? सवाई राम सिंह द्वितीय ने कराया था। डेट पूछी जाए तो 1857 ईस्वी हो जाएगा। अब इसे जयपुर स्कूल ऑफ आर्ट्स, महाराजा स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट से भी जानते हैं। जयपुर शैली में कृष्ण लीलाओं से संबंधित अनेक चित्रों का निर्माण मोहब्बत नामक चितेरे ने किया। चितेरे से मतलब होता है चित्रकार, चित्रकार ने किया। जयपुर शैली में रंगों की अपेक्षा रेखा का अधिक महत्व है। जयपुर शैली में रंगों की अपेक्षा रेखा का अधिक महत्व है। जयपुर शैली में 1785 से 90 के मध्य एक रागमाला चित्रित है जो 36 राग रागनियों पर आधारित है। कितनी है? 36 है। राग रानियों पर आधारित है। इन चित्रों को जीवन नोबला और शिवदास नामक कलाकारों ने मिलकर बसाया था। कौन से कलाकार हो जाएंगे? जीवन नोबला और शिवदास नामक कलाकार हो जाएंगे। आगे देखते हैं। जो चित्रकार थे वे यूरोपीय पद्धति को पूर्णतः अपना चुके थे। पूरी तरीके से यूरोपीय पद्धति को अपना लिया था। सवाई माधो सिंह द्वितीय के समय के ये चित्रकार थे। अब हम लोग पढ़ते हैं अलवर शैली के बारे में। अलवर शैली की स्थापना महाराजा प्रताप सिंह ने की थी। किसने की थी? महाराजा प्रताप सिंह ने की थी। जन्मदाता महाराजा प्रताप सिंह हो जाएंगे। यह शैली 1775 ईस्वी में जयपुर शैली से अलग हो गई थी। अलवर शैली जो है वो 1775 ईस्वी में जयपुर शैली से अलग हो गई थी। कौन सी शैली? अलवर शैली। इसका स्वर्णकाल देख लेते हैं। अलवर शैली का विनय सिंह के काल में हुआ। स्वर्णकाल है विनय सिंह के काल में हुआ। शताब्दी 19वीं शताब्दी हो जाएगी। जयपुर से दो चित्रकार राजा प्रताप सिंह के समय अलवर आते हैं। कौन कौन से होते हैं? तो ये होते हैं डालूराम और ये होते हैं शिव कुमार। डालूराम रह जाते हैं और शिव कुमार वापिस चले जाते हैं। चलिए अब एक बार चित्रकार देख लेते हैं। अलवर शैली के चित्रकार डालूराम, शिव कुमार, नानक राम, मूलचंद, बलदेव, गुलाम अली, नेपालिया और सालगा। चित्र इसमें कौन सा फेमस है? नेफ्री बादन। ये किस शैली का हो जाएगा? तो अलवर शैली का हो जाएगा। देखते चित्र देख लेते। ये है नेफ्री बादन का चित्र है, ये अलवर शैली का। अब अलवर शैली की मुख्य विशेषताओं के बारे में थोड़ा जानते हैं। इसमें क्या है विशेषता? पर्दाज का प्रयोग है, गुलदस्ता, बद्रे मुनीर तथा कुरान आदि का चित्रण हुआ है। संपूर्ण अलवर शैली मुख्यतः भित्ति चित्रण के लिए प्रसिद्ध है। अगर पूरी तरीके से पूछा जाए कि अलवर शैली किसके लिए प्रसिद्ध है तो भित्ति चित्रण आप लोगों को टिक लगाना है। विषय कृष्ण लीला, राग रागनी, 12 मास, रामायण और गीत गोविंद हो जाएंगे। अलवर शैली के ये विषय हो जाएंगे। अलवर शैली पेपर मैसी के लिए प्रसिद्ध है। हाथी दांत की पट्टियों पर चित्रण होता था। नारी आकृतियां मेवाड़ की तरह नाटी बनाई गई हैं। तो ये क्या है? अलवर शैली पेपर मैसी के लिए प्रसिद्ध है। पेपर मैसी क्या होता है? पेपर को मतलब कि पेपर मैसी बोलते हैं। पेपर जो बहुत सारे पेपर लीजिए उसको जो गला देते हैं, गला के जो एक लुगदी तैयार होती है उसको पेपर मैसी बोलते हैं। और उसी पेपर मैसी से कई सारी आकृतियां बना सकते हैं, बहुत अच्छी अच्छी डिज़ाइन बना सकते हैं, कुछ भी बना सकते हैं। और हाथी दांत की पट्टियों पर चित्रण होता है, मतलब जो हाथी के दांत होते हैं ना उस पर चित्रकारी करना होता है। और जो इसकी आकृतियाँ तो मेवाड़ शैली की तरह बनाई गई हैं, नाटी बनाई गई हैं। शीश महल के जो भित्ति चित्र हैं वो डालूराम ने बनाए हैं। भित्ति चित्रण के लिए प्रसिद्ध थे कौन थे? डालूराम थे। तो ये कहाँ का हो जाएगा? अलवर शैली का हो जाएगा। मूलचंद जो है हाथी दांत की पट्टियों पर चित्रण के लिए प्रसिद्ध था। मूलचंद थे तो हाथी दांत की चित्रकारी के लिए ये प्रसिद्ध है। शीश महल में राधा कृष्ण व शिव पार्वती वाले चित्र बने हैं। किसके समय बने? तो विनय सिंह के समय बने हैं। चित्र पर
कंपनी शैली का प्रभाव दिखाई देता है। राजा शिवदान सिंह हिंदी व फारसी भाषा के विद्वान थे। हिंदी व फारसी भाषा के ये विद्वान थे। इनके समय में मंगल सेन, नानक राम, बुद्धराम जैसे कलाकार थे। चलिए आगे देखते हैं। ये देख लीजिए, ये क्या है? ये है पेपर मैसी। इसको लुगदी बोलते हैं, कागज़ की लुगदी। इस तरीके से आकृति बनाई जाती हैं, इस तरीके से पेपर मैसी से। ये अलवर शैली की विशेषता है। ये होती है हाथी दांत पे चित्रकारी। ये इस तरीके से, ये हाथी के दांत हैं, इस पे चित्रकारी की जाती है। इससे कड़े भी बनते हैं, मालाएं भी बनती हैं और भी बहुत सी चीज़ें बनती हैं। लेकिन अलवर शैली में जो पूछा गया है वो पूछा गया है हाथी के दांत पर चित्रकारी, जिसके लिए वो प्रसिद्ध है। ये शीश महल है। ये अलवर शैली का शीश महल है। ये देख लीजिए, जिसपे ऊपर जड़ाऊ काम हुआ है। ये देखिए, ये शीश महल है। अब हम लोग पढ़ते हैं उनियारा शैली के बारे में। उनियारा शैली में राजा सरदार सिंह बहुत ही कला प्रेमी राजा था, मतलब कि उनको बहुत ही ज़्यादा कला से प्रेम था। कुंवर संग्राम सिंह ने अपने निजी संग्रह में उनियारा के अनेक लघु चित्रों को संयोजित किया है। किसने? कुंवर संग्राम सिंह ने अपने निजी संग्रह में उनियारा के अनेक लघु चित्रों को संयोजित किया है। अब इसके चित्रकार देख लेते हैं एक बार। मीर बख्श हो जाएंगे, राम लखन हो जाएंगे और भीमा काशी हो जाएगा। ये हो जाएंगे उनियारा शैली के चित्रकार। इसके चित्र देख लेते हैं। राम दरबार, राम सीता लक्ष्मण, हनुमान, जो कि मीर बख्श ने बनाया है। राम दरबार, राम सीता लक्ष्मण और हनुमान जो बनाया है? मीर बख्श ने बनाया है। अब हम लोग पढ़ते हैं शेखावटी शैली के बारे में। शेखावटी को हवेलियों की चित्रकला कहा जाता है। शेखावटी को हवेलियों की चित्रकला कहा जाता है। यहाँ पर भित्ति चित्रण प्रमुख रूप से किया जाता है। जो भित्ति चित्रण है वो प्रमुख रूप से दर्शाया गया है। कृष्ण की 8 गोपियाँ हाथियों के रूप में बनाया है। जो कृष्ण है, एक उसमें हाथी बना हुआ है, उसमें 8 गोपियों की चित्रकारी की गई है, जो यहाँ का सर्व प्रमुख भित्ति चित्र है। किसका है? शेखावटी शैली का हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। ये देख लीजिए, ये है राम दरबार का चित्र। जो ये हनुमान है, जो किसने? मीर बख्श ने बनाया हुआ है। उनियारा का है राम सीता लक्ष्मण और हनुमान, जो मीर बख्श कलाकार हो जाएंगे। इसके आगे देखते हैं। ये कुछ इस तरीके का चित्र है शेखावटी का, जो एक कृष्ण हाथी के साथ बनाया है, जिसमें 8 रानियों को दिखाया गया है। तो आप लोगों की क्लास अब यहीं पर ख़त्म होती है। तो जितना भी था उतना मैंने आज की वीडियो में सारा कवर कर दिया है। तो हम लोगों का राजस्थानी शैली पूरा कंप्लीट हो चुका है। अब इसके हम MCQ लेके आएंगे, जो पूरा राजस्थानी से करा देंगे। तो आप लोगों को इतना पता चल जाएगा कि एग्ज़ाम किस तरीके से पूछे जाते हैं, किस तरीके से आते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। जिसको क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आप लोगों को इसी तरीके से आगे की वीडियो हमेशा मिलते रहेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। थैंक यू सो मच।